तो आपके हिसाब से इस मार्केट के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए? आज से 2 महीने 3 महीने पहले 90% of the population was going fixed. How much is the closing cost we have to look into? So the closing cost जो है, जो lender देखता है, वो 1.5% of the purchase price देखता है. फर्स्ट टाइम होम बायर है तो उसके पास क्या बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ द डाउन पेमेंट्स? देखो, सबसे बड़े बेनिफिट्स तो FHS है, 8,000 पर ईयर एवरी कैलेंडर ईयर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट इंपॉर्टेंट है टू क्वालिफाई फॉर ए मॉर्गेज. जब कार लेने के लिए क्रेडिट स्कोर चाहिए होता है तो मॉर्गेज तो उससे 5 टाइम्स कैजुअल जैसे. Hello everyone, welcome to another episode of the Naveen Chopra Show. Today we have a special guest, Mr. Rohit Kohli, who is a mortgage agent and he has been in the industry for more than 4 years. He's gonna guide us through the process of buying your first home and what are the insights of mortgage industry. With that, he's gonna share his journey of coming to Canada. How are you doing? First of all, there's nothing special about me. So, thank you for the nice introduction and thank you for having me. हाँ, आज आपको मैं बिल्कुल सही ऑनेस्ट सीधी बात बताऊंगा. आई डोंट नो हाउ पीपल, कैसे लोग बताते हैं, बट मेरी तरफ से आपको सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत मिलेगी आज. तो आप पहले तो ये बताएं, आप कनाडा कब आए हैं? कनाडा में आया 2007 में, तो अब तो मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गए. 17-18 साल, इट्स बीन लॉन्ग टाइम दो, है ना? या बट मॉर्गेज इंडस्ट्री में कब आए हैं? मॉर्गेज इंडस्ट्री में अभी 4 साल से आया हूँ. तो पहले मैं आईटी में था, कुछ कंपनीज में मैंने काम किया आईटी में, लेकिन फिर मन मेरा यही था रियल एस्टेट की तरफ. बनना तो मैं रियल एस्टेट एजेंट चाहता था, बट उस समय कोर्स बड़ा लंबा था, 6 मंथ्स to 1 ईयर लग रहा था रियल एस्टेट कोर्स में. मैंने कहा इजी क्या है, मॉर्गेज, चलो 1 हफ्ता लगेगा, कोर्स करके फटाफट स्टार्ट करो. चलो ये तो सही है ना, लाइक एटलीस्ट वी हैव अ वेरी गुड मॉर्गेज एजेंट विद अस, है ना? ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में होते हैं, चलो इट्स गोना बी अ डिफरेंट थिंग. नहीं भाई, आपको एक चीज बोलूं, कॉम्प्लीमेंट टू यू गाइस. रियल एस्टेट, फ्रैंकली रियल एस्टेट हमें लगता है कि बहुत इंजॉयफुल है और घर दिखाने इजी है, बट यार यू गाइस आर ऑलवेज ऑन द रोड. देयर आर नो इवनिंग वीकेंड्स फॉर यू गाइस. इट वुड हैव बीन हार्ड फॉर मी एक्चुअली. ऑन आफ्टर थॉट मुझे लगता है कि मॉर्गेज ब्रोकर बना सही है. एटलीस्ट आई कैन वर्क फ्रॉम माई होम, आई कैन मैनेज माई टाइम. मैं देखता हूँ अपने रियल एस्टेट फ्रेंड्स को, इट्स ए हार्ड लाइफ, इट्स ए वेरी हार्ड अर्न मनी. सही बात है नहीं? इट लुक्स इजी कि लोगों को लगता है कि यार ये तो फ्री है, ये तो आराम से उठेगा करेगा, बट उनको ये नहीं पता कि किसी दिन तुम्हारे घर में फैमिली डिनर होता है और दूसरे साइड तुम्हारे क्लाइंट की ऑफर चल रही होती है. डेफिनेटली मेरे तो जितने भी रियल एस्टेट फ्रेंड्स हैं, इवनिंग्स पे घर नहीं होते, वीकेंड पे घर नहीं होते बेचारे. तो इट्स ए टफ फील्ड, इट्स नॉट इजी मनी. तो मॉर्गेज वाले उस वजह से थोड़ा सा हमारे लिए इजियर है. वी मैनेज अवर ओन टाइम, वी कैन वर्क फ्रॉम होम, वी कैन तो इजी है, उस हिसाब से इजियर है मॉर्गेजेस. बट आपको मेन चीज़ क्या लगती है कि मॉर्गेज इंडस्ट्री के अंदर व्हाट्स समथिंग दैट कीप्स यू गोइंग इन दिस इंडस्ट्री, लाइक कि यार क्योंकि इसके अंदर ये तो है नहीं कि कोई आपको मंथली बेस आ रहा है या सैलरी आ रही है, इट्स अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे. तो क्या चीज़ है कि यार जो पुश देती है कि यार नहीं, मैं आईटी की अपनी जॉब छोड़ के मैं इस चीज़ के कारण मॉर्गेज इंडस्ट्री में, व्हाट वाज दैट वन थिंग? सो यार पैशन, मेरा पैशन है रियल एस्टेट में. एक्चुअली आई लव प्रॉपर्टीज़ में. जब 2007 में आया था तो 2009 में ही पहले घर ले लिया था मैंने. फिर उसमें कुछ रेंटल यूनिट्स करे, फिर उसको रेंटिंग किया, फिर वहाँ से रीफाइनेंस करके एक घर और ले लिया, फिर एक और ले लिया. तो ऐसा था कि प्रॉपर्टीज़ का शौक है मुझे, ये मेरा पैशन था हमेशा से. मैं सोचता था कभी ना कभी इस फील्ड में आऊँगा. तो अब ये देखा कि भाई प्रॉपर्टीज़ खुद बना ली जब मल्टीपल, तो लगा यार कि अगर मैं बना सकता हूँ तो मैं बता भी सकता हूँ, लोगों को एजुकेट भी कर सकता हूँ. तो मतलब शेयर ही करना है कि कैसे बनती है, और कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. तो उस चक्कर में फिर मैं आईटी में मैं था, स्टेबल था, बहुत अच्छी जॉब थी. लेकिन फिर मैंने एक बड़ा चांस लिया. मैंने कहा नहीं यार, मुझे आई वांट टू वर्क फॉर माई सेल्फ. तो आई टुक ए चांस, बट देन आई वाज ऑलवेज पैशनेट अबाउट इट. पैशन था, हार्डवर्क था, दम लगाया जैसे सब लगाते हैं, मेहनत करी और थोड़ा लकी भी था. एक्चुअली जब मैं आया 2020 में, तो 2021 एंड 2022 वर पीक ईयर्स फॉर रियल एस्टेट. तो उसमें तो मैं ये बोलूंगा सभी ने अच्छा किया, राइट? तो आई वाज लकी है न्यू कमर की, उस समय मुझे चांस मिलता गया, मैं अच्छी रेपुटेशन बनाता गया, धीरे धीरे कस्टमर बेस बन गया, फिर उनकी रेफरेंसिंग हो गई. फिर पिछले लास्ट 2 साल में थोड़ा सोशल मीडिया भी किया. तो आई एम हैप्पी एक्चुअली. आई नेवर लुक्ड बैक. Never actually looked back. That's good, right? क्योंकि मेहनत करी, साथ में फल मिला, किस्मत भी सब कुछ आया, like it all happened, right? It all happened. Best part है, I do what I love. Yeah.
और ये भी बहुत किस्मत वालों के साथ ही होता है, राइट? बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल, समटाइम्स बिल्कुल। फॉर योर बेसिक, आपको अपनी या आपको कि अपने बेसिक पूरा करने के लिए आपको कितनी बार जॉब्स करनी पड़ती है कोई पॉइंट तक पहुंचने के लिए कि यार कि ये नहीं मैं छोड़ सकता, राइट? देयर इज अ पॉइंट, राइट? कि जब तक तुम अपनी 6 मंथ्स की 1 ईयर की अपनी फैमिली की जितने तुम्हारे खर्चे हैं वो नहीं रख लेते सेविंग्स में, दैट्स अ जनरल टेंडेंसी, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वैसे सेल्फ एम्प्लॉयड इज द वे टू गो। जो मुझे है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है तो चलो आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो वगैरह, बट इसमें ऑब्वियसली डाउनफॉल भी है। अब इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड में जैसे आपने पूछा कि भाई अगर काम नहीं करोगे तो नो मनी, तो एटलीस्ट कोई स्टेबिलिटी वैसे नहीं है, तो बेसिकली दी मशीन शुड कीप रनिंग। तो इसमें थोड़ा सा ये है, बट इट्स ओके, बिजनेस में तो अप और डाउन और चलता ही है, वो इट एवरेजेस आउट। तो आई एम हैप्पी। Totally. हाँ. And it looks like he is happy though. I am happy. So talking about the current market, जौन सी हम मार्केट की बात करें कि इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ कनाडा ने अब 2 लगातार इंटरेस्ट रेट डाउन कर दिए, राइट? एंड विद दैट इंटरेस्ट रेट डाउन लोगों के थोड़े सेंटिमेंट्स भी चेंज हुए टुवर्ड्स द मार्केट। तो आपके हिसाब से इस मार्केट के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए? That's a very good question. Actually ये क्वेश्चन मुझे बड़ा आता है, हर कॉल पे डिस्कस होता है फिक्स वर्सेस वेरिएबल। तो ना ये आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट फिक्स्ड आपने तब लेना है स्पेशली जब जैसे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, आप मेरे पास एक इनकम लेके आए, मैंने आपको क्वालिफाई किया। अब फिक्स पे मैं आपको ज्यादा मॉर्गेज क्वालिफाई कर पा रहा हूँ क्योंकि फिक्स रेट्स आर लोअर। तो एक तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है फिक्स में जाने की कि अगर आप हायर मॉर्गेज अमाउंट क्वालिफाई करना चाह रहे हो इन दिस करंट मार्केट तो फिक्स लो मतलब फिक्स्ड इज द ऑप्शन। अब जैसे अब मैंने आपको 5 लाख का अप्रूवल दिया वेरिएबल पे, अब वही अगर मैं फिक्स पे आपको 6 लाख का दे रहा हूं तो यू वुड गेट अ प्रॉब्ली बेटर प्रॉपर्टी। कि आप उसके अगर आपका ये है कि मेरे को ये अमाउंट तक जाना है, अगर जैसे किसी की अप्रूवल 800,000 की एंड दे वांट टू गो फॉर 500-600,000 हाउस ओनली, तो उनको फिक्स लेना चाहिए कि वेरिएबल? हाँ नहीं मैं आ रहा हूँ उस पे। तो एक्चुअली फिक्स्ड मैं ये नहीं कह रहा कि आप फिक्स लो, मैं ये बता रहा हूँ कि फिक्स की एडवांटेजेस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो फिक्स की एडवांटेज सबसे बड़ी ये है कि सबसे पहले हायर मॉर्गेज अमाउंट क्वालिफाई होता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट लोअर है वेरिएबल। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 स्टेबिलिटी, आपका मंथली पेमेंट वही जा रही है और वही जाएगी फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, ऊपर नीचे नहीं होगी। जो हमने लास्ट 2 इयर्स में देखा कि वेरिएबल वालों का 10 टाइम्स बढ़ गया, कुछ बैंकों ने उनके मंथली भी बढ़ा दी और $2,000 ज्यादा बढ़ गई, तो फिर आपकी मंथली कैश फ्लो कोई सरप्राइज नहीं होगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा, मंथली कैश फ्लो एंड स्टेबिलिटी रहेगी फिक्स में, राइट? बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप फिक्स में जा रहे हो और कल को आपको अपनी टर्म में ब्रेक करना है तो उनकी पेनल्टीज हायर है। सो यू गॉट टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि भाई मैं फिक्स जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू टच द प्रॉपर्टी फॉर नेक्स्ट 3 ईयर टर्म और 3 ईयर फिक्स्ड और 5 ईयर टर्म बिकॉज उसकी पेनल्टीज आर वे हायर देन वेरिएबल। ओके, बट ऑन दी अदर हैंड वेरिएबल की क्या एडवांटेजेस हैं जो कि ऑब्वियसली ट्रेडिशनली सबका फेवरेट होता था वेरिएबल, इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बैंक ऑफ कनाडा के रेट बढ़ गए तो सब फिक्स पे चले गए। But people are coming back to variable because especially now with 3 rate drops recently, variable की advantage ये है कि variable में especially अगर rate drop हो रहे हैं, now it's trending on a lower side, तो हम assume कर रहे हैं कि अब 2-4 rate drop और भी होंगे 4-5 next year। तो एक तो इस वजह से लोग variable जाना चाह रहे हैं। नंबर 2 वेरिएबल की एडवांटेज यही है कि लोअर पेनल्टीज, अगर आपने कल को ब्रेक भी करनी है टर्म तो आपकी लोअर पेनल्टीज है। नंबर 3 जो सबसे बिगेस्ट वेरिएबल की चीज है कि आप वेरिएबल से फिक्स्ड कभी भी जा सकते हो, यू कैन मूव ओवर टू फिक्स्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द टर्म, वेयर एज फ्रॉम फिक्स्ड यू कैन नॉट मूव ओवर टू वेरिएबल। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं अभी वेरिएबल थोड़ा सा हाई है बट हम इनकम क्वालिफाई हो रहे हैं तो हम वेरिएबल लेंगे, अभी हम फिक्स को और नीचे जाने देंगे, हम 3-4-5 महीने में क्या पता फिक्स 3.99 हो जाए या 3.50 हो जाए, हम उस समय जंप करेंगे फिक्स पे। तो आप स्विच कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल स्विच कर सकते हो, वेरिएबल से आप फिक्स में स्विच कर सकते हो, फिक्स से आप वेरिएबल में स्विच नहीं कर सकते। तो आप डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या, आपको हायर मॉर्गेज क्वालिफाई करना है इस समय तो फिक्स्ड माइट बी द ऑप्शन, 3 ईयर फिक्स्ड। अगर आपके पास इनकम का कोई इशू नहीं है, आप क्वालिफाई हो रहे हो, थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड आप थोड़ा मॉर्गेज ज्यादा बिगनिंग में पे करोगे वेरिएबल के लिए, लेकिन वेरिएबल आने वाले टाइम में शायद फिक्स के बराबर आ जाए या कम हो जाए with the rate drops and with the flexibility of moving over or switching over to fixed, variable is the way. So आपका सिर्फ एक चीज नहीं है, आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी अगर आपने कोई भी चीज चूज करनी है। बिल्कुल देखनी पड़ेंगी, बिल्कुल। और जब क्लाइंट मुझे फोन करते हैं मैं सारा एनालाइज करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ कि आपका नेक्स्ट 3 ईयर प्लान क्या है, क्यों फिक्स लेना है अभी या क्यों वेरिएबल लेना है, तो हम डेफिनेटली ये सारी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं बिफोर डिसाइडिंग विच वे टू गो।
No, that's good. That's really good in terms so that उस बंदे को पता हो जो वो चूज कर रहा है वो उसके लिए ठीक है कि नहीं है, right? डेफिनेटली आपको क्लाइंट को पूरा प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, उन्हें एजुकेट करना है, लेट देम मेक ए डिसीजन, और जो भी उनका डिसीजन होता है फिर देन विल गो विद दैट। बल्कि जस्ट टू गिव यू द ट्रेंड इन द मार्केट राइट नाउ, आज से 2 महीने 3 महीने पहले 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाज गोइंग फिक्स्ड, 3 ईयर फिक्स्ड। अब विद द रेट ड्रॉप्स अब 60-40 हो गया, 60% are still going for fixed, but 40% of people are now choosing to go variable as well, because of these flexibilities with variable and the recent rate drops. Okay. एंड इन टर्म्स ऑफ हम ये देखते हैं कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इंडिया से मेरे को अपनी डाउन पेमेंट गिफ्ट मंगवानी है, इंडिया से मेरे पेरेंट्स से मुझे हेल्प करनी है, राइट? या कई एक्स साउथ इंडिया कहीं से भी XYZ फॉरेन कंट्री से हमें कोई डाउन पेमेंट की हेल्प आनी है, तो वो कैसे हम टैक्स इम्प्लीकेशंस बचा सकते हैं? या सो गिफ्टेड डाउन पेमेंट सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन है आजकल। पीपल आर ब्रिंगिंग सम मनी फ्रॉम पेरेंट्स और सिबलिंग्स बैक होम, या किसी के वहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं FD में, या फिर वहाँ पे प्रॉपर्टी है जिसको वो सेल कर रहे हैं। मोस्टली हर केस में जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए मैं देख रहा हूँ कि गिफ्टेड डाउन पेमेंट आ रही है। अच्छा, गिफ्टेड डाउन पेमेंट 2 वे से है। यू कैन ईदर टेक ए गिफ्ट फ्रॉम कैनेडियन इमीडिएट फैमिली, और यू कैन टेक इट फ्रॉम इंडिया, or you can take it from international back home. Yeah. Not just India, but you could be from any country. So gifted down payment जो है वो दो टाइप से हो सकती है। First, a gift from Canada or a gift from back home, right? Gift from Canada, again, you can take the gift from the immediate family, and then I will give you a gift letter from the bank. That is a 1-page gift letter, very simple, जिसमें आप खुद साइन करते हो, डोनर साइन करता है, और डोनर का जो बैंक है वो उसके भी सिग्नेचर हमें चाहिए होते हैं इसके अंदर, एज वेरिफिकेशन ऑफ फंड्स दे हैव इनफ फंड्स टू गिव इट एज ए गिफ्ट टू यू, या फिर उनकी 90 डेज ऑफ बैंक स्टेटमेंट, वन ऑफ द टू। या वो साइन करा लो बैंक से डोनर के, या फिर उनसे उनकी 90 डेज स्टेटमेंट ले लो कि ये पैसे उनके पास पड़े हुए थे। तो वेरी सिंपल, उनसे पैसे लेने हैं, अपने बैंक में डालने हैं और गिफ्ट लेटर साइन करना। ठीक है, ठीक है, ये कनाडा का है। अब बैक होम की बात कर लें तो बैक होम में अगर आपके पास आ रहे हैं पेरेंट्स या सिबलिंग आपको पैसे भेज रहे हैं, तो उसकी एक लिमिट है। आई थिंक इंडिया की लिमिट 7 लाख रुपीज है पर पर्सन ईच कैलेंडर ईयर। तो 7 लाख तक तो इंडियन गवर्नमेंट का आई डोंट थिंक कोई टैक्सेबल है। तो आप उनकी वायर टू वायर ट्रांसफर मंगाओ बैंक टू बैंक, और उनसे भी गिफ्ट लेटर साइन कराओ। ओके। गिफ्ट लेटर उनके बैंक से साइन नहीं कराने की जरूरत, इन मोस्ट केसेस उनकी 90 डे स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। ओके। सिर्फ गिफ्ट लेटर चाहिए और पैसे की वायर टू वायर ट्रांसफर रसीद चाहिए। ठीक है। फ्रॉम इंटरनेशनल गिफ्ट। ठीक है। एंड नंबर 2, अगर 7 लाख से ऊपर है तो आई थिंक इट्स टैक्सेबल एज पर द इंडियन गवर्नमेंट। तो आप तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कि मम्मी से 7 लाख भिजवा दिए, पापा से भिजवा दिए, ब्रदर से भिजवा दिए, सिस्टर से भिजवा दिए, तो डिवाइड कर लेते हैं 7-7-7-7, राइट? अब दूसरा जो गिफ्ट का सोर्स है, कई बार अपने पैसे पड़े होते हैं NRE NRO अकाउंट में, या आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल करी है या FD में है पैसे, आपके अपने पैसे पड़े हैं जो कि गिफ्ट नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, वायर टू वायर ट्रांसफर करो अपने वहां के बैंक अकाउंट से कैनेडियन बैंक अकाउंट में, वायर रसीद दिखाओ, उसमें कोई गिफ्ट लेटर नहीं चाहिए, लेकिन उसमें आपकी 90 डे स्टेटमेंट चाहिए कि यह पैसे आपके FD में पड़े हुए थे, या सेल्स डीड आपने घर बेचा। ठीक है। तो उसकी वहां 90 डे स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि AML प्रैक्टिस है ये, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, ठीक है, कि आपको उसका सोर्स ऑफ फंड चाहिए कि आपके पास थे। ठीक है, फिर आप ला सकते हो इधर। तो इस pretty simple that way। सो NRE NRO अकाउंट के अंदर जॉन से, तो उसमें से किसी से भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, जो NRE NRO अकाउंट है, जो एज पर माई नॉलेज वो टैक्सेबल नहीं है। ओके। वो इंडियन, उसके अंदर आप कितनी भी लिमिट ला सकते हो, वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है। बाकी एट द एंड ऑफ द डे जो इंडिया से गिफ्ट लाना है, एक बार अपने इंडियन अकाउंटेंट से जरूर बात कर लो, जस्ट टू क्लैरिफाई कि भाई कितने अमाउंट पे टैक्सेबल है, कितने पे नहीं है। आई थिंक वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे इसमें। अच्छा, इस चीज के रिलेटेड थोड़ा एक सेकंड ओपिनियन ले ही लो। नहीं, ठीक है, दैट्स बेटर, ले लेनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ मॉर्गेज, इफ समवन इज ऑन वर्क परमिट, तो उसको इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में कैसे देखना चाहिए कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है और कहाँ नहीं इन्वेस्ट कर सकता? हाँ, ये वाली बहुत सारी क्वेरीज आती है मुझे। लॉट ऑफ पीपल आर ऑन वर्क परमिट, दे वांट टू बाय। तो सबसे पहले तो अगर आप ऑन्टेरियो या BC, जहाँ पे अगर आप वर्क परमिट पे बाय करते हो, आप बाय कर सकते हो स्पेकुलेशन टैक्स एट 20%, जो कि गवर्नमेंट को जाता है, विच इज रिफंडेबल विद इन 4 years। अगर आपको PR मिल जाती है वो रिफंड हो जाएगा, बट दैट्स अनरियलिस्टिक। 20% वो दो, फिर डाउन पेमेंट अलग दो, बन नहीं पाता, राइट?
तो सबसे पहले तो अगर वर्क परमिट पे हो खरीदना चाह रहे हो, बीसी और ओंटारियो में थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन टैक्स, बट कहीं और कंट्री में खरीद सकते हो, अल्बर्टा में खरीद सकते हो, विनीपैग और जगहें खरीद सकते हो, वहाँ कोई स्पेकुलेशन टैक्स नहीं है, वर्क परमिट वाले लोग खरीद सकते हैं। नंबर 2 कि अगर वर्क परमिट हो बट मैरिड हो और एक स्पाउस पीआर पे है तो भी आप खरीद सकते हो। एक्सेप्शन है आपको ओंटारियो और बीसी में भी कि अगर मैरिड हो, एक स्पाउस वर्क परमिट पे है, एक पीआर पे है, तो एक्सेप्शन है, दोनों की इनकम कैलकुलेट होगी, आपको स्पेकुलेशन टैक्स नहीं देना। एनआरएसटी की एक्सेप्शन, सो एनएसआरटी की एक्सेप्शन है। थर्डली अगर आप वर्क परमिट पे हो और बीसी और ओंटारियो में ही घर लेना है और अभी ऑब्वियसली पीआर नहीं है तो क्वालिफाई नहीं हो रहे और स्पेकुलेशन टैक्स नहीं है, बट कुछ पैसे अगर आपके पास सेव्ड हैं तो प्री कंस्ट्रक्शन बुक करा दो। प्री कंस्ट्रक्शन बुक करा दो जिसमें कि आपका डिपॉजिट स्ट्रक्चर काफी कम हो या मंथली डिपॉजिट स्ट्रक्चर हो, तो आपके पैसे जो सेव हुए हैं एटलीस्ट वो कहीं लग जाएं और 2-3 साल बाद जब घर मिले तब आपके पास पीआर भी हो। बट ये चीज़ आपको जो भी मतलब कि आप अगर कोई प्री कंस्ट्रक्शन बुक करा रहे हो, अकॉर्डिंग टू मी आपको ये चीज़ देखना है कि आपके उस टाइम तक पीआर आने के क्या चांसेस है, कैसे है। अगर आप फिर भी 1% पे डाउटफुल हो एंड स्टिल यू हैव टू इन्वेस्ट, मेक श्योर यू हैव एन असाइनमेंट क्लॉज इन देयर, राइट, कि असाइनमेंट क्लॉज हो और मोस्ट ऑफ द यूनिट्स जिनकी 3 से 4 साल के अंदर क्लोजिंग हो, ताकि बाय दैट टाइम यू कैन गेट योर पीआर सॉर्टेड, राइट। सम ऑफ देम आर वेटिंग फॉर देयर आईटीएज, सब आईटीए आ गई है, वो अपनी फाइनल सीओपीआर की वेट करे, तो उनके लिए इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट समवन हु इज जस्ट स्टार्टेड इट्स वर्क परमिट, उसके भी पॉइंट्स नहीं उतने बन रहे, तो यू हैव टू थिंक ट्वाइस कि मेरे लिए ये सारा कुछ सेंसिबल है, असाइनमेंट क्लॉज है उसमें, ये सारी चीजें हैं। सो मेक श्योर यू सी दैट बिफोर इन्वेस्टिंग समवेयर, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने कि सबसे पहले तो असाइनमेंट क्लॉज लो जिसमें अगर आप क्लोजिंग नहीं करा पा रहे तो आप वो घर बेच सको क्लोजिंग से पहले। नंबर 2 प्री कंस्ट्रक्शन लो जिसमें डिलेड क्लोजिंग हो, एटलीस्ट 2-3 ईयर्स का टाइम हो, ये ना हो कि अगले साल ही क्लोजिंग और पीआर आई नहीं। हाँ जी, ठीक है। और नंबर 3 जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि अपने आप को थोड़ा प्री क्वालिफाई करो। ऐसे नहीं कि आज 4 लाख का क्वालिफाई हो रहे हो तो कल को 8 लाख का घर ले लिया। प्री क्वालिफाई कराओ, एक रीजनेबल एस्टिमेट करो अपनी इनकम क्या होगी 2 साल में जब पीआर होगी, जब ये घर क्लोजिंग पे आएगा, उस समय के हिसाब से मे बी 5-6 लाख का घर अगर आज 4 का क्वालिफाई कर रहे हो तो 6 का लो, या डिपेंडिंग। उसके लिए ऑब्वियसली डिस्कशन करनी जरूरी है, एक मॉर्गेज वाले से बात करो, उससे अपनी सिचुएशन बताओ, वो आपको एक क्वालिफाई करके बताएगा कि हाँ इन कपल ऑफ ईयर्स यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई फॉर दिस मच, उतने का ही लो। एज अ बायर और एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ कॉमन मैन, मैंने घर लेने का सोचा, क्या क्वेश्चंस मुझे पूछने चाहिए मॉर्गेज ब्रोकर से, बैंकर से, जिसके बाद मैं मॉर्गेज प्री अप्रूवल के लिए जा रहा हूँ, क्या क्या क्वेश्चंस मुझे उससे पूछने चाहिए? देखो सबसे पहले तो आपको अपने आप को प्री क्वालिफाई कराना पड़ेगा कि भाई कितने का मैं क्वालिफाई हो रहा हूँ, राइट। आपको मॉर्गेज ब्रोकर जब आपसे बात करेगा वो आपकी इनकम पूछेगा, डेट पूछेगा, आपके क्रेडिट स्कोर पूछेगा, उसके बेस पे आपको एक अमाउंट देगा कि भाई आप इतने का क्वालिफाई होते हो बेस्ड ऑन द नंबर्स यू गेव मी। उसके बाद आप उसमें पूछना, हाँ उसमें आप पूछो, अपने रियल्टर से पूछो कि भाई जब मैं घर लूंगा तो मैं फाइनेंशियल कंडीशन के साथ लूंगा, विच मीन्स यू विल टेक 5 days फाइनेंशियल कंडीशन फॉर मॉर्गेज, ताकि आपका जो डिपॉजिट है वो सेफ रहे। कल को अगर मान लो आपकी मॉर्गेज नहीं होती तो उन 5 दिनों में यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड कम ऑफ द डील, 5 day condition period on से आपका डिपॉजिट वापस मिलता है, तो 5 day कंडीशन जरूर पूछो। होम इंस्पेक्शन भी देख लो अगर घर की सिचुएशन देखते हुए। आप और क्वेश्चंस पूछो, फिक्स वर्सेस वेरिएबल क्या है, पेनल्टी क्लॉज क्या है, पोर्टेबिलिटी, क्या मैं अपना घर ही कल को बेचता हूं तो दूसरे घर में ये मॉर्गेज पोर्ट कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा। प्री पेमेंट क्लॉज पूछो कि भाई कल को मेरे पास कोई बोनस आ जाता है या मैं अपनी इंडिया में कोई प्रॉपर्टी बेच देता हूँ और आई वांट टू पे ऑफ सम पार्ट ऑफ माय प्रिंसिपल, तो क्या मेरे को कितना प्रीपेमेंट अलाउड है एवरी ईयर फ्रॉम कोई पेनल्टी तो नहीं है उसमें? हाँ, और पेनल्टीज पूछो कि कल को ब्रेक करूंगा तो पेनल्टीज क्या है, राइट, कि भाई पेनल्टीज क्या है, फिक्स की पेनल्टी क्या है, वेरिएबल की क्या है, कल को अगर मेरे को मान लो मैं रीफाइनेंस करता हूँ या अपग्रेड करता हूँ तो कुछ पेनल्टीज हैं और वो क्या पेनल्टीज है। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट इसके अलावा और भी चीजें होती है, बट आई थिंक दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बेस है कि आपका इंटरेस्ट रेट का पूछ लिया, अपनी पेनल्टीज पूछ ली, प्री पेमेंट की, ये सारी चीजें आपने कवर करनी है। करेक्ट, बिल्कुल कवर करनी है। सो एक और क्वेश्चन था कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर है तो उसके पास क्या बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ द डाउन पेमेंट्स? देखो सबसे बड़े बेनिफिट्स तो एफएचएस है, 8,000 पर ईयर एवरी कैलेंडर ईयर, ईच पर्सन, ईच एप्लीकेंट कर सकता है। यू कैन डू इट फॉर 5 years, मैक्सिमम 40,000 फॉर ईच पर्सन, ठीक है। दूसरा है आरआरएसपी,
सो आरआरएसपी की आपकी लिमिट, जो आपके नोटिस ऑफ असेसमेंट में जो आपकी लिमिट है, आप उतना तक इन्वेस्ट कर सकते हो आरआरएसपी में अपनी डाउन पेमेंट से, जो आपने सेव करी हुई है। आरआरएसपी में आपने लगा दिए 90 डेज तक रखने हैं आरआरएसपी में मिनिमम। तो बेसिकली अगर घर खरीदना है और महीने 2 महीने में खरीदना है, तो पहले से ही एम करो कि आरएसपी में पैसे डालो, ताकि क्योंकि 90 डेज तक फिर घर नहीं ले पाओगे वो, क्योंकि आपको आरएसपी में जो पैसे लगाओगे वो वापस लेने आरएसपी से डाउन पेमेंट देने के लिए। क्या होगा इससे फायदा आपको एफएचएस से और आरएसपी से, कि ये टैक्स डिडक्टेबल है। अब आपकी 100,000 इनकम है, आपने एफएचएस से यूज किया, आरएसपी यूज किया, अगले साल आप टैक्स कंसल्टेंट को बताओगे मैंने घर लिया, एफएचएस से यूज किया, आरएसपी यूज किया, तो वो आपको टैक्स डिडक्ट करेगा, वो उतना अमाउंट आपकी इनकम से निकाल देगा, तो आपको टैक्स रिफंड आ जाएगा। तो ये तो बड़ी 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एफएचएस से आरएसपी इन्वेस्टमेंट। हाँ, आरएसपी में जो पैसे आप लगाओगे वो वापस लोगे डाउन पेमेंट के लिए, लेकिन 15 ईयर्स में वापस आरएसपी अकाउंट में डालने पड़ेंगे। वो 65 ईयर ओल्ड के जब आप होगे तभी आपको वापस मिलेंगे। फिलहाल तो ये है कि आप उसको अपनी डाउन पेमेंट में यूज करो, और 15 साल में वो पैसे आपने वापस करने हैं, तो जो भी आपने यूज किए हैं 1,000-2,000 पर ईयर के हिसाब से आप उसको रिटर्न कर दो, तो इतना आपको उसमें नहीं लगेगा, प्लस आपको टैक्स रिफंड भी मिल जाएगा। तो वो एक बेनिफिट है कि बंदा टैक्स अपना बचा सकता है उस तरीके से। बिल्कुल बचा सकता है। और फिर एक थर्ड बेनिफिट है लैंड ट्रांसफर टैक्स रिबेट। सो गवर्नमेंट आपको लैंड ट्रांसफर टैक्स पे रिबेट देती है। ये आपके मनी इज नॉट कमिंग इनटू योर पॉकेट, ये क्लोजिंग कॉस्ट का हिस्सा है लैंड ट्रांसफर टैक्स। You can save up to $4,000 on land transfer tax depending on how big the house is, what city is it in. So that's something which you will save at the time of closing cost. But एक benefit ये भी है। एक और छोटा सा benefit हो सकता है, जो कि एक something called shared equity, जो कि गवर्नमेंट ने एक प्लान किया था, shared equity, कि आप 5% दो, वो 5% देंगे, आप 10 दो, वो 10 देंगे आपकी डाउन पेमेंट में। गवर्नमेंट ने वो स्क्रैप कर दिया आइडिया, लेकिन there are couple of other lenders और other companies who are actually working on shared equity। जैसे आपने 10% दिया, वो 10% देके आपकी 20 डाउन कर देंगे, तो इस वजह से आप एक बेटर और अच्छे घर के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। मगर हाँ, आपके पास इनकम होनी चाहिए टू क्वालिफाई फॉर दैट हाउस। बट शेयर्ड इक्विटी का मतलब यह है कि 10-10% के पार्टनर बन जाएंगे, तो वो आपको आपकी डाउन पेमेंट में हेल्प कर देंगे। ओके। एंड एक और चीज़ थी कि जो हम इंश्योरेंस पे करते हैं, राइट, अगर हम 10% या 5% डाउन पेमेंट, मिनिमम डाउन पेमेंट फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए, प्रिंसिपल रेजिडेंस के लिए हम देते हैं, तो क्या आपके हिसाब से वो बेनिफिशियल है कि बंदे को 20% डाउन पेमेंट तक की वेट करना चाहिए, या 5-10% पे ले लेना चाहिए, या कोई ऐसा स्वीट स्पॉट है जो वर्थ इट करता है कि यार? नहीं, देखो बड़ा सिंपल आंसर है यार। अगर 20% है तो 20% दे दो, सीएमएचसी बचा लो, उससे आप मॉर्गेज भी ज़्यादा क्वालिफाई हो गए और सीएमएससी के 20-25 हज़ार भी बच जाएंगे। अब जब 20% है ही नहीं और उसको एक्यूमुलेट करने में, सेव करने में 1-2 साल लगने हैं, तब तक तो घर ही 50 हज़ार बढ़ जाना। तो आज की डेट में अगर कुछ क्वालिफाई हो रहे हो और आप रेंट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से अगर क्वालिफाई हो रहे हो 10% पे भी तो ले लो, क्योंकि घर की इक्विटी इतनी ग्रो हो जाएगी। अब आपने अगर 15-20 हज़ार 25 हज़ार सीएमएचसी के दे भी दिए, वो तो मॉर्गेज में ऐड हो गए, आपने ऐसे अपफ्रंट तो देने नहीं, और वो ओवर द ईयर ऑफ 25 ईयर और 30 ईयर एमिटाइजेशन हो गए, तो उससे ज्यादा तो आपके 2 साल में घर की वैल्यू ही बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो इट्स अप टू यू कि भाई आप 20% का वेट करोगे, साल 2 साल डाउन पेमेंट इंक्रीज होने का 20% का वेट करोगे, या फिर आप अभी जो एलिजिबिलिटी है, चाहे वो 5% पे है या 10 पे है, उससे घर ले लोगे। तो आपके हिसाब से हाउ मच इज अ क्लोजिंग कॉस्ट वी हैव टू लुक इनटू, राइट? और अप्रेजल भी एक, व्हाट इज अप्रेजल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो भी साथ में क्वेश्चन है, ये दोनों चीजों को जरा। जरूर। सो द क्लोजिंग कॉस्ट जो है, जो लेंडर देखता है, वो 1.5% ऑफ द परचेज प्राइस देखता है। अब आपका 7.5 लाख का घर है, तो 1.5% ऑफ दैट मिनिमम क्लोजिंग कॉस्ट चाहिए, जो लेंडर देखता है, अप्रूवल देते हो मॉर्गेज। तो आप ये मान के चलो 1.5 से 2% ऑफ द परचेज प्राइस आप बिल्कुल साइड में रखो, बिल्कुल डाउन पेमेंट के ऊपर। तो बेसिकली आपको 20% नहीं चाहिए घर लेने के लिए, आपको 21.5 या 22% चाहिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वो आंसर सही है। रिगार्डिंग अप्रेजल, हाँ, अप्रेजल ऐसा होता है, देखो एक अच्छी बात है कि आप अंडर 20% डाउन दे रहे हो, तो इंश्योर्ड डील है अगर सीएमएचसी की, तो आपका जो अप्रेजल है वो सीएमएचसी करता है। ओके। तो आपको एटलीस्ट वो हेडेक, हैसल या पैसे फी बच जाते हैं। तो एटलीस्ट यू आर रेस्ट अश्योर्ड कि अगर अप्रूव होके आ रही है डील, तो वो अप्रेज्ड भी है। ठीक है। अब बात रह गई 20% डाउन की, जो कन्वेंशनल डील जिसे हम कहते हैं, उसमें डेफिनेटली अप्रेजल चाहिए, और अप्रेजर भी बिल्कुल घर जाके अप्रेजल करेगा। और अप्रेजर भी आप चूज नहीं कर सकते, अप्रेजर भी जो होगा वो लेंडर का होगा अप्रेजर,
वो जाएगा, हमें इन मोस्ट केसेस तो ये भी नहीं पता होता कौन सा अप्रेजर है, राइट? वो कांटेक्ट करेगा सेलर को, अपने आप टाइम फिक्स करेगा, अप्रेज करेगा, आपको मार्केट वैल्यू देगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो मार्केट वैल्यू आए। जैसे आपने 1 मिलियन का घर लिया, अप्रेजल 900 का आया, तो वो 100,000 आपको डाउन पेमेंट में अपना खुद डिफरेंस कवर करना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा का आता है, फिर ज्यादा का आता है तो वो कभी ज्यादा नहीं देते, वो कम ही देते हैं, वो उतना ही देते हैं जितना है, जो परचेस प्राइस है। ठीक है। तो बट तो ये चीज है अप्रेजल। सो अप्रेजल के लिए आंसर ये है कि आप अप्रेजल की कंडीशन लेनी है तो ले सकते हो। वो तो हम फर्स्ट 5 डेज में जब आप फाइनेंस कंडीशन कराते हो तभी अप्रेजल करा देते हैं, तो आपका रिस्क कवर हो जाता है। बट मेक श्योर करो कि घर लो, वो तो आप ज्यादा बताओगे, कि पहले कंपेरेबल देख के लो, बहुत जरूरी कि भाई कंपेयर करो कि पिछले लास्ट 30 to 60 डेज में सिमिलर होम इन दैट एरिया कितने का बिका है, उसी हिसाब से घर लोगे ना। नहीं, बिल्कुल। अगर आप किसी को ऑफर डाल रहे हो तो आप पहले कंपेरेबल चेक करते हो कि यार ये इस नेबरहुड के अंदर लास्ट 90 डेज के अंदर ऐसे का घर ऐसे ऐसे इतने पे गया। अगर कोई डायरेक्ट कंपेरेबल नहीं है तब हम 1 बेडरूम ऊपर नीचे का एस्टिमेट लगा के करते थे कि हमारा 4 बेडरूम का है, 3 बेडरूम इतने का गया है तो 4 बेडरूम इतने का तो होना ही चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स समथिंग, राइट, यू हैव टू लुक इनटू। यू हैव टू लुक इनटू दैट। एंड इन टर्म्स ऑफ हम बात करते हैं क्रेडिट की, तो क्रेडिट कितना इंपॉर्टेंट है समवन हु इज अ न्यू कमर टू कनाडा और समवन हु इज ऑलरेडी देयर? बिकॉज कितनी बारी लोग केयरलेस हो जाते हैं, पेमेंट्स नहीं करते, यार तो क्या हो गया बाद में कर लेंगे पेमेंट की, ये ऐसे है। तो वो कितना मिस पेमेंट्स भी होती है, इतना कुछ होता है। तो क्रेडिट क्या चीज, इतनी कैसे मतलब हम उसको मेंटेन करके रख सकते हैं क्रेडिट को? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट इंपॉर्टेंट है टू क्वालिफाई फॉर ए मॉर्गेज, क्योंकि मॉर्गेज इज रियली बिग। जब कार लेने के लिए क्रेडिट स्कोर चाहिए होता है तो मॉर्गेज तो उससे 5 टाइम्स 10 टाइम्स बिगर है। तो डेफिनेटली एक क्रेडिट स्कोर तो चाहिए, डिसेंट चाहिए। अगर आप न्यू कमर हो और अभी न्यू आपकी क्रेडिट ब्यूरो है तो 650 एंड अबव भी चल जाएगा, 680 650। वैसे यूजली 700 इज ए डिसेंट नंबर, राइट? अगर 700 स्कोर है आपका तो अगर आपका स्कोर कम भी है और न्यू कमर हो तो इफ यू हैव अ स्टोरी टू टेल, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड ही एक है, आप ज्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज ही नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली स्कोर फिर उतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो ऑलवेज मेक श्योर कि हैव मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स लो और उन्हें यूज करो। सेकेंडली, यूज तो करो मगर 30% यूटिलाइजेशन से ज्यादा मत करो। जो उसकी लिमिट है उसका 30% से ऊपर कभी भी मत जाओ, उसको 30% के अंडर लिमिट में यूज करो। हाँ, ऑफ्टन यूज करो बट 30% ऑफ द लिमिट से ऑलवेज अंडर रहो टू गेट द मैक्सिमम स्कोर, ठीक है? दूसरा अपने क्रेडिट चेक्स ऑब्वियसली कराओ अगर और क्रेडिट कार्ड लेने हैं या घर लेना है या कार लेनी है। बट उसके अलावा मेक श्योर करो कि ओवर एंड बियॉन्ड ना जाओ कि 2 या 3 साल में करा लो, दैट्स इट, है ना? ये नहीं आप वॉलमार्ट ग्रोसरी लेने गए तो उधर भी करा लिया क्रेडिट चेक, यहाँ पे ये करने गए कैनेडियन टायर के तो वहां भी करा लिया, एक दिन में तुम 2 3 दिन कराई जा रहे हो। मतलब वो चीज लोगों को नहीं पता होता, राइट? इट्स नथिंग कि बहुत सिंपल चीज है। और एक चीज और है कि मैंने एक चीज देखी है कि जैसे कपल काम कर रहे हैं, अब वाइफ पहले होम मेकर थी, अभी लास्ट 3 या 6 मंथ्स में जॉब स्टार्ट करी है, तो अभी वो हस्बैंड के प्राइमरी कार्ड को ही सेकेंडरी यूज कर रही है। उनको अपना कार्ड लेना बहुत जरूरी है। हर अर्निंग मेंबर के पास अपने क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और अपनी ओन क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। कई बार मेरे पास ऐसी सिचुएशन आई है कि इनकम इतनी अच्छी है, वाइफ की इनकम 100 है, हस्बैंड की 100 है, बट वाइफ का क्रेडिट कार्ड ही नहीं है तो क्रेडिट स्कोर ही नहीं है, तो वो 100,000 हम यूज ही नहीं कर पा रहे। वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हम तो डेबिट कार्ड से पे कर देते, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो, राइट? करेक्ट। तो बनाना है आपने क्रेडिट कार्ड तो बेसिक मस्ट है। अगर आपकी वाइफ होम मेकर भी है या पार्टनर होम मेकर भी है तो भी उनका क्रेडिट स्कोर बनाओ। यू नेवर नो, वो कल को अगर जॉब करने लग जाए, अर्निंग करने लग जाए, तो उनका स्कोर होना चाहिए। नहीं, टोटली। सो आज की मार्केट की बात करें तो व्हाट इज प्री अप्रूवल, और वो लेना जरूरी है कि उसके बिना भी तुम चल सकते हो? उसके बिना भी चल सकते हो। आजकल की मार्केट बिडिंग वॉर वाली नहीं है, ओके? बट डेफिनेटली लिया जा सकता है प्री अप्रूवल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि प्री अप्रूवल और प्री क्वालिफिकेशन में फर्क क्या होता है। तो आप जैसे फर्स्ट टाइम अगर जैसे आप घर देखने जाना चाहते हो, आप किसी मॉर्गेज ब्रोकर से बात कर रहे हो, तो वो आपको प्री क्वालिफाई करेगा कि आप 6 लाख 7 लाख या 8 लाख का घर ले सकते हो बेस्ड ऑन दी वर्बल कम्युनिकेशन, इनकम, डेट्स, क्रेडिट ब्यूरो स्कोर के बेस पे। उस टाइम पे एटलीस्ट मैं तो किसी का कोई क्रेडिट चेक नहीं करता, ना कोई इनकम डॉक्यूमेंट्स अपफ्रंट मांगता हूँ। आई जस्ट हैव ए कैजुअल गेट टू नो द क्लाइंट कॉल, 10 मिनट लगते हैं, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अब वो तो हो गया अनऑफिशियल मॉर्गेज क्वालिफिकेशन, राइट? अब आ गया कि अब आप कहते हो नहीं जी मुझे कुछ राइटिंग में दो, मुझे बैंक से लेके दो कि मेरी इतनी अप्रूवल है, विच इज डेफिनेटली ओके एज वेल। उसके लिए पूरे के पूरे हमें डॉक्यूमेंट्स अपफ्रंट चाहिए होते हैं। क्रेडिट ब्यूरो भी आपका एक चेक होगा,
और फिर हम उसे डील को सबमिट करते हैं एज ए प्री अप्रूवल। प्रॉपर्टी नहीं होती उस समय, बस आपकी प्रोफाइल के बेस पे आपको लेंडर अप्रूव करता है। तो डेफिनेटली प्री अप्रूवल लिया जा सकता है। उसमें हम आपको एक डेफिनेट एक आइडिया मिल जाता है कि मैं इतने का तो डेफिनेटली क्वालिफाई हूँ, मेरे पास बैंक का लेटर है, मेरा रेट ये है, मेरी टर्म ये है, तो उससे एक श्योरिटी हो जाती है। अगर आप लेना चाहो तो यस, मोर देन वेलकम, आप जरूर लो। अदरवाइज प्री क्वालिफिकेशन से भी काम चल जाता है। प्री अप्रूवल हम उस जमाने में लेते थे 2021 2022 में, जब एक प्रॉपर्टी पे 8 बिडिंग होती थी, तो वो उस समय पर फर्म लेते थे डील। अब जब फर्म ले रहे हो बिना कंडीशन के, तो आपको तो डेफिनेट एक चाहिए आंसर कि भाई क्वालिफाई हो भी जाऊंगा कि। बट प्री अप्रूवल लेने के बाद भी कोई इफ एंड बट हो सकता है बाद में? देखो, प्री अप्रूवल इज बेस्ड ऑन कि हमने क्या डील में प्रेजेंट किया। उस समय कोई डॉक्यूमेंट नहीं चेक होता, ना इनकम चेक होती है, ना डाउन पेमेंट चेक होती है। तो अब बेसिकली अगर आपकी कोई इनकम चेंज हो जाए या डाउन पेमेंट ही वो ना हो, या कोई ऐसी चीज आ जाए कि जो कि उस समय नहीं थी पहले, अभी है, तो फिर प्री अप्रूवल में डेफिनेटली बैंक बैक ऑफ हो सकता है। बट 99.9% प्री अप्रूवल इज सिक्योर्ड एंड इज गारंटीड काइंड ऑफ। या इट्स हम तो वही प्रेजेंट करेंगे जो सच है। हाँ जी। बट अंडरराइट होती है उस टाइम पे डील? अंडरराइट पूरी होती है। डॉक्यूमेंट मैं तो अपफ्रंट लेता हूं चेक करने के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट आगे सबमिट नहीं होते बैंक को, लेंडर नहीं चेक करता। अच्छा, लेंडर नहीं चेक करता, ओनली मॉर्गेज ब्रोकर चेक करता है। ओके। तो आप मॉर्गेज ब्रोकर की अंडरराइटिंग स्किल्स के ऊपर है कि भाई कि वो करा सकता है कि नहीं करा सकता, yes, उस हिसाब से कॉन्फिडेंस है। बट इज गारंटीड। ओके, ठीक है। हाँ